हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल किडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको कल बताया था हमारी दो क्लास बची हुई है, एक पुरस्कार से संबंधित और दूसरा खेल से। तो आज हम पुरस्कार वाला टॉपिक लेके आए हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड वो सभी पुरस्कार शामिल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो 6 महीने के अंतर्गत हुआ है उन सबको इसमें शामिल किया गया है। उन पुरस्कार को शामिल नहीं किया गया है जो नई तरीके से वितरित हो गए हैं, यानी अगस्त के बाद जो पुरस्कार हो चुके हैं, अगस्त के बाद जो पुरस्कार दिए गए हैं अभी वो शामिल नहीं हैं। और उनको जो पिछला वाला पुरस्कार था उसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो हम आपको नए तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार अगर आप घटनासार देखेंगे तो वो 2022 वाला नोबल पुरस्कार उसमें दिया गया है। इस और 2023 का भी वितरण हो चुका है। इस वजह से हमने इसमें नोबल पुरस्कार शामिल नहीं किया है। हम नोबल पुरस्कार के लिए एक अलग से 10 से 5 मिनट का वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, वो हम ला देंगे, या पढ़ाते टाइम जब हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर नवंबर का करंट कराएंगे वहाँ पे करा देंगे। तो इसकी चिंता आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं। हर बार जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि टिडोज द लर्निंग ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर ये वाला पेज खुल कर आएगा। करंट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा पेज खुल कर आएगा। इस पेज में अगर पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर से तो यहाँ देखिए ये पीडीएफ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी सारी क्लास की पीडीएफ पड़ी हुई है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में इसको निकलवा सकते हैं और अपना अच्छे से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय पुरस्कार की। राष्ट्रीय पुरस्कार में देखिए क्या लिखा है, जीडी बिरला पुरस्कार 2021-22। अब दोस्तों आप एक दो चीज़ मैं और यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे पुरस्कार 2022 का है लेकिन वितरण हुआ है 2023 में, इस वजह से यहाँ 22 शामिल है। जैसे सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, ये सब जो दोस्तों 2023 में इसका वितरण किया गया है, लेकिन पुरस्कार कब का है, 2022 का है। तो 2023 वाले पुरस्कार का वितरण होगा 2024 में, मार्च वार्च अप्रैल अप्रैल में होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर हम एग्ज़ाम 2024 फरवरी में देंगे। आपको पता है डेट भी आ चुकी है, 11 फरवरी को आरओ एआरओ का पेपर है। तो मार्च में इसका वितरण होगा, जैसे सरस्वती हो गया, और उसके बाद तीन आपको बताया बिहारी व्यास, इनका मार्च के बाद होता है, मार्च अप्रैल मई ऐसे वितरण होता है। तो इसका मतलब आपको पुरस्कार जो याद रखने हैं, जो मैं करा रहा हूँ वही पुरस्कार याद रखने हैं, क्योंकि इसके बाद वाला जो पुरस्कार होगा 2023 में, जैसे बिहारी पुरस्कार जो वितरित होगा वो 2024 में होगा, वो भी मार्च या अप्रैल में होगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ यहाँ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 2022 का आप पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों ये 2022 का है, इस पुरस्कार का वितरण 2023 में हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा जो यहाँ हम करा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद का पुरस्कार अभी आया ही नहीं है। जीडी बिरला पुरस्कार 2021-22 याद रखिएगा। जीडी बिरला पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला जीडी बिरला पुरस्कार अगस्त 2023 को वर्ष 2021 के लिए किसे मिला है, याद रखिएगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। और 2022 के लिए किसे मिला है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा, 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया है। ये दोनों लाइन याद रखनी है। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन बन सकता है, या कंपेयर करके 21 और 22 दोनों का आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है जीडी बिरला पुरस्कार। दूसरा 2021 में किसे दिया गया, तो नारायण प्रधान को। अगर 22 की बात करें फ्रेंड्स किसे दिया गया, तो नीलेश बी मेहता को। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोफेसर नारायण का शोध जहां प्रकाश उत्सर्जक सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित है। आगे वहीं प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के शोध ने वर्तमान, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान और भावी पीढ़ी के वायरलेस संचार प्रणाली के डिजाइन, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
पॉइंट तो आपके शुरू का जो मैंने बताया वो याद रखना है कि जो दो लोग हैं, 2021 का किसे मिला, 2022 का किसे मिला, किस क्षेत्र में दिया जाता है जीडी बिरला पुरस्कार। अगर कहा जाए चौथी लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये है कि नीलेश बी मेहता किस क्षेत्र में शोध किए हैं जिसके कारण उन्हें जो है जीडी बिरला पुरस्कार मिला है। तो याद रखिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के वायरलेस संचार प्रणाली के डिजाइन, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसका पीछे से कब से शुरुआत हुई, 1991 से प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले जीडी बिरला पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आप याद रखिएगा, जीडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1991 में हुई। दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाली लाइन से बन सकता है कि इसके क्षेत्र में कितना रुपए दिया जाता है पुरस्कार के रूप में, तो आप याद रखिएगा 5 लाख रुपए। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, ये मेरी मार्कशीट है मेंस वाली यूपी पीसीएस की। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके और एक दो का कमेंट भी आया था कि सर आप अपनी मार्कशीट दिखा दीजिए। तो ये देखिए मेरी मार्कशीट ये रही, हमने भी मेंस दिया हुआ है, तभी आके आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, देख लीजिए। जैसे जनरल हिंदी में 150 में 87, एसए में 150 में 84, 200 फर्स्ट पेपर में 200 में 84, सेकंड पेपर में मैंने ये नाम लिया था 98। जो मार्क्स हैं टॉपर के भी आप देखिएगा, कॉपी उठा के देखिएगा, तो कई लोगों के 98 मार्क्स सेकंड पेपर में नहीं है। और यहाँ पे मेरे साथ दोस्तों एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इतने नंबर क्यों आए, 200 में केवल 57 और 200 में केवल 68। तो 1 मिनट लगेगा दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही दिन पेपर हुआ था, थर्ड और फोर्थ एक दिन होता था, ऐसे पेपर होता था। शाम को जब मैं आ रहा था तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था 4 व्हीलर से, तो काफ़ी चोट आई थी हमें। इस वजह से ये जो दोनों पेपर था हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब चला गया था, और लगभग 30 से 40 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू रुक गया था, और 2 से 3 दिन का गैप था। तब देखिए, लगने के बाद भी 200 में हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा, 200 में 113 मार्क्स हैं और अगले 200 में 99 मार्क्स हैं। तो मार्क्स के अनुसार भी आप समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना खुद का नोट्स जो बनाया हुआ है करंट का, उस तरीके से करा रहा हूँ, तो आप भी समझिए कि जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्री पास किया हुआ है, मेंस दिया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, नहीं तो हमारा भी सिलेक्शन हुआ होता। तो ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि कोई भी किसी भी कोचिंग में आप जाओगे तो बिना हर चीज़ सोचे समझे कोई पढ़ाने के लिए आपको नहीं देगा। तो आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस है। आपको मैं बताऊँ, ऑफलाइन भी मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार आया हूँ, और 2016 से ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग मुझसे उतना नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ाने के तरीके से और कंटेंट जो दिया जा रहा है उसके तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाँ, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ उसमें भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप जब एग्ज़ाम देंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, रियलिटी क्या है। मैं बहुत सारे हर दिन 1 घंटे की क्लास लाऊं, अब 365 दिन तक लाता रहूं, तो आप अपने आप से सोचिए आप कितना याद कर पाओगे। अगर हम पूरे 1 साल का करंट 30 से 35 घंटे में ख़त्म करा रहे हैं, बढ़िया कंटेंट देके, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसकी पीडीएफ भी आपके पास उपलब्ध है। तो जो चीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो चीज़ पहले मैं खुद करके नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद 2-4 टीमें जो वहाँ है कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, उसके बाद आपके पास आता है। तो मार्क्स के संदर्भ में भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। और आपको बता दूं, 2015 में ही मेरा एनटीपीसी में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में हुआ था, लेकिन उसमें मेडिकल से मैं बाहर हुआ, क्योंकि 6/6 और 6/9 आँख का विजन मांगता है, जिसमें मेरा नहीं था। मेरा एक 6/24 है, एक 6/60 है। अगर पेट की बात किया जाए, पहली बार जब हमने दिया था केवल एक ही बार दिया, लेकिन उसका एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था कोई। उसमें मेरा 86 नंबर आए थे और माइनस मार्किंग करके शायद 83 बने थे या 84 बने थे। तो उसमें परसेंटाइल जो मेरा था 99.61 ऐसे कुछ परसेंटेज था। लेकिन आपको बता दूं, पिट के लिए हमने पढ़ा एक दिन नहीं था। जो हमारी नॉलेज है सिर्फ वही जाके एग्जाम दे के चलाया था। अगर हमने देखा था तो सिर्फ डीआई मैंने एक दिन के लिए देखा था, जो मेरा खुद का नोट्स है। तो आप समझिए कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक्सपीरियंस है पेपर निकालने का, पेपर देने का। और जब मेंस में अगर कोई भी प्री पास कर
करके मेंस में अगर ऐसे नंबर ला रहा है, इंपॉर्टेंट नंबर ला रहा है, आप देख लीजिएगा, आपको लग रहा होगा 150 में 87, 150 में 84, 150 में 84, 200 में 98 अगर कम है, तो आप जरा जो सिलेक्शन ले लिए हैं उनकी मार्क्स मार्क्स आप देखिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा आपको? सिर्फ इन दो पेपरों में, क्योंकि इन दो पेपरों में आपको मैंने बताया कि हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई थी। ठीक, किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया था। अब आगे क्या ही बताएं, छोड़िए, चलते हैं आगे। आपको 1-2 मिनट से ज़्यादा हमने बता दिया, तो अब बार बार आप ये कमेंट मत करिएगा कि सर अपना कॉपी दिखाइए, ये दिखाइए। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि पढ़ने से कितना क्या, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको क्या चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये है नाम जैसे लिखा है अमित कुमार चौरसिया, और रोल नंबर भी यहाँ आपका लिखा है। ये सी चीज़ें लिखी हैं, अब पीडीएफ में भी ये चीज़ें रहेंगी, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से पुणे में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है, आपको पता होगा कि जब, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होनी थी, उसके पहले ही तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तो इससे काफ़ी लोग जो है हतोत्साहित हुए थे, और इनसे रिलेटेड चंदा जब इकट्ठा किया गया इनकी मृत्यु के आधार पर, तो चंदा भी लगभग, बहुत सारे पैसे उस टाइम चंदा के रूप में आ गए थे 1920 के असहयोग आंदोलन के लिए। आगे हम चलते हैं। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। दोनों लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए। आप जब घटना सार भी पढ़ें, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट किए थे, सर आप जितनी देर में पढ़ाते हो हम उससे जल्दी कवर कर लेंगे घटना सार ही। तो जरा आप लोग जो कमेंट करते हो, एक बार पढ़ के देखिए कि आप कितना कंटेंट निकाल पाते हो, कितना आपको याद रह पाता है, और कितने दिन लग जाते हैं, कितने घंटे आप काउंट करिए कि कितने घंटे आपको पूरा घटना सार पढ़ने में लगेगा। पहली चीज़, पढ़ने में ही आपको हमने जैसे 13 से 14 घंटे में पूरा घटना सार का एकदम मेन मेन पॉइंट लिख के दे दिया। आप पढ़ के देखिए, आपको 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा लग जाएगा जब आप 3-3 4-4 घंटा पढ़ेंगे। पहली चीज, टाइम ज़्यादा आपको लगेगा। दूसरी चीज, वो कंटेंट आप नहीं निकाल पाओगे जो कंटेंट यहाँ निकाल के आपके पास रखा जा रहा है। तीसरी चीज, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ, वो चीज़ें आप नहीं निकाल पाओगे, कन्फ्यूजन रहेगा। अगर ये नोट्स आप बनाने लगोगे तो 1 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे, जब हर दिन 3 से 4 घंटा पढ़ोगे तब। अगर खुद का नोट्स आप बनाओगे तब, तो वो चीज़ें कमेंट करना फ्रेंड्स आसान होता है, लेकिन यहाँ करके जब देखोगे, आप खुद बना के देखो, तब आपके समझ में आएगा कितना टाइम लगता है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी आप लोग इतने समझदार हो कि क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, वो आप अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझते हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं आगे। गांधी शांति पुरस्कार 2021। 18 जून 2023 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। याद रखिएगा, किसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आगे देखिए, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु गीता प्रेस का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने की थी। गीता प्रेस गोरखपुर, जो भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़े प्रकाशक हैं। यह प्रकाशन 2023 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि गीता प्रेस जो है वो कौन सा अपना स्थापना क्रम मना रहा है, तो याद रखिएगा वो 100वां। ठीक है, आगे महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू कब किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे क्या कह रहा है? इसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका प्रदान
की जाती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। जितना देखिए, जितनी लाइन मैं करा रहा हूँ, बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। जो लाइन यहाँ पर हम लिख रहे हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पिछले पुरस्कार विजेताओं में दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान और दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 बांग्लादेश शामिल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 2019 का पुरस्कार था उस वो किसे दिया गया था? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था। और 2020 का जो पुरस्कार ये था वो किसे दिया गया था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। कहाँ के थे ये? बांग्लादेश के थे। मैं पीछे वाला इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में दे देता है कि अगर जैसे 2023 में कोई चीज़ वितरण हुई है तो ये भी पूछ लिया है कंपेयर करके 2022 में यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था या 2022 में किसे यह पुरस्कार दिया गया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमने पीछे का भी शामिल किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम शामिल करने का मतलब यही है कि हम पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस का हमें एक्सपीरियंस है, आरओ का भी है, तो इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे दिए हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। अब कोई लोग ये मत कह दीजिएगा सर आरओ का मार्कशीट ला के दिखाइए। ठीक, तो आपको पढ़ने से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। ये सब चीज़ें ठीक है, पूछ लेते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सारा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहा है, जरूरी नहीं कि मैं कोई भी टीचर हो, आपको किस तरीके से वो डिलीवर कर रहा है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है आपके समझ में, डिलीवर सही हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, हर जगह सिलेक्शन मान लो आईएएस ही क्यों ना बन गया हो, लेकिन जो वो पढ़ा रहा है आपके समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब, या इनसे पढ़ने का क्या मतलब। तो जहाँ आपके समझ में आए आप वहाँ पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। हम तो बस यही इतना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप अधिकारी बने। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 के युवा पुरस्कारों की घोषणा 23 जून 2023 को की गई। आगे क्या कह रहा है? 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मणिपुर, मैथिली व संस्कृति के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ओडिया के लिए, ये लाइन याद रखिएगा, ओडिया के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा, याद रखिएगा, नाम से ही याद हो जाएगा, चांदपुर की चंदा। ठीक है, चांदपुर की चंदा के लिए, तथा अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेट्टी को दिया गया है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषा के लिए दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी और राजस्थानी शामिल नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगर उनमें से आपको अंग्रेजी कहीं दिख जाए, राजस्थानी कहीं दिख जाए, तो आप इन्हीं दोनों को चूज करोगे, क्योंकि ना तो राजस्थानी और ना ही अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो ये 22 भाषाएं हैं, किस किस संविधान संशोधन के तहत 14 के बाद जो भाषाएं जोड़ी गई, शुरू में 14 भाषाएं थी, उसके बाद 22 हुई हैं, तो किन किन संविधान संशोधन के तहत ये भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी जोड़ी गई, आप बताइए। हमने आपको, अगर हमारी जो करंट की वो जो हम करा रहे थे क्वेश्चन आरओ का टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे थे, वहाँ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जैसे 21, 71, 92, ये तीनों संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाइए और करिए। मैथिली, संथाली, मणिपुरी, कौन कौन सी ऐसी हैं आप देखिए। बाल साहित्य पुरस्कार 2023, याद रखिए, वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 23 जून 2023 को 22 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार, याद रखिएगा, सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया है। जबकि हिंदी के लिए यह सूर्यनाथ सिंह को उनकी कहानी संग्रह
कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है, इसको दोनों चीजों को याद रखना है। एक सुधा मूर्ति को कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, और हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को याद रखना है कहानी संग्रह क्या है, कौतुक ऐप। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिया गया है। सेम वही लाइन नीचे वाली है कि 24 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की हैं, 2 भाषाएं जो एक्स्ट्रा हैं वो राजस्थानी है, अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र के साथ 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाती है। आगे, फेमिना मिस इंडिया 2023। 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान के कोटा की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने जीता। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहां आपसे पूछ लिया लेगा अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ है दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल में। कहाँ पे हुआ है, मणिपुर के इम्फाल में हुआ है। जीता कौन है, तो याद रखिएगा राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने जीता है। कौन गुप्ता, नंदिनी गुप्ता। दिल्ली की 22 वर्षीय श्रेया पूजा प्रतियोगिता के प्रथम रनर अप। इसका मतलब जैसे एक विजेता होते हैं, एक उप विजेता होते हैं, तो इसका मतलब विजेता के बाद जिसका नंबर है, उप विजेता जो है उनको, वो कौन थी, श्रेया पूजा। प्रतियोगिता के प्रथम रनर अप थी। मणिपुर की 21 वर्षीय थौना ओजम स्ट्रेला द्वितीय रनरअप रही। तो याद रखिएगा इस लाइन को भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा, इनको मत भूलिएगा। नंदिनी गुप्ता कहाँ की हैं, राजस्थान कोटा की, 19 वर्षीय हैं। आयोजन कहाँ हुआ है, मणिपुर के इम्फाल में हुआ है, ये चीज आपको नहीं भूलना है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्य निष्ठा एवं समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2022 व 23 के लिए देश भर की चुनिंदा 30 नर्सों को दिया गया। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कितनी नर्सों को दिया गया, तो 30 नर्सों को दिया गया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या करने के लिए, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा, समुदाय की सेवा करने के लिए। आगे क्या कह रहा है, यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये लाइन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। यह पुरस्कार 30 महिलाओं को किसने प्रदान किया, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, प्रथम आदिवासी महिला जो हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर दिया, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दिया। ये लाइन भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में, जैसा कि नाम से ही विदित है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, तो क्षेत्र भी इसका जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित वर्ष 2022 के चौथे जल शक्ति पुरस्कारों का वितरण, कौन सा वितरण था, ये चौथा वितरण था। जल शक्ति पुरस्कारों का वितरण उपराष्ट्रपति, वहां राष्ट्रपति ने दिया था, यहाँ उपराष्ट्रपति दे रही हैं। नाम क्या है, जगदीप धनखड़ द्वारा 17 जून 2023 को नई दिल्ली में दिया गया। कुल 41 विजेताओं को, कितने विजेता थे, कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए गए। तो आप समझ सकते हैं इस लाइन में कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, भूलना नहीं है। पहले नंबर की बात किया जाए तो किसे दिया, किसने दिया, तो जगदीप धनखड़ ने दिया। कौन सा पुरस्कार था, चौथा था। दिया कहाँ गया, नई दिल्ली में दिया गया। और अंदर जाएगा तो 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में घोषित किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे लोकप्रिय स्थल का पुरस्कार, देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन ने 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, याद रखिएगा, सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 23-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे किया है, एनटीपीसी लिमिटेड को। याद रखिएगा एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे लोकप्रिय स्थल का
पुरस्कार मिला है। किसको? एनटीपीसी को। इंडिया टुडे व बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन का यह पुरस्कार 23 जून 2023 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कंपनी के अधिकारियों को प्रदान किया गया। विद्युत मंत्रालय की 23 जून 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी को एक पसंदीदा कार्यस्थल बनाने में उसके पीपुल बिफोर पीएलएफ, याद रखिएगा, पीपुल बिफोर पीएलएफ वाले प्रगतिशील दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस लाइन को भी आप याद रखना, यहीं से क्वेश्चन उठा के बना लेगा। किसके कारण दिया गया? किस प्रगतिशील विचार के कारण दिया गया? दृष्टिकोण के कारण दिया गया, तो पीपुल बिफोर पीएलएफ के लिए दिया गया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए आईफा फिल्म पुरस्कार 2023। वर्ष 2022 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के 23वें पुरस्कार का, कौन सा पुरस्कार? 23वें पुरस्कार का वितरण संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 से 27 मई 2023 को किया गया। अब हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी याद रखनी है। आज हमारी लगभग शायद ये 13वीं क्लास है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ से कौन सी चीज़ों को याद रखना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। बार बार मैं बोलूँगा, टाइम जाएगा, सोचोगे, फिर कोई कमेंट करेगा कि सर आप आधे घंटे की क्लास 1 घंटे खींच रहे हो। इसलिए सुविधा के अनुसार आप लोग अब इसको देखते रहिए और हम इंपॉर्टेंट बताते हुए चलेंगे और आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। वर्ष 2023 के इन पुरस्कारों के तहत अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया? दृश्यम 2। मुझे लगता है दृश्यम 2 वही जिसमें अजय देवगन हीरो हैं। तो आप देखिएगा, अच्छी मूवी है, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद। नहीं तो अभी आप खोल के देखना शुरू कर दे। नहीं, अभी नहीं, अभी आपके पास टाइम कम है, डेट भी आ गई, 11 फरवरी को एग्जाम है, तो अभी आप नहीं देखिएगा। जो नहीं देखे हैं, जो देख लिए हैं, उनकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पुरस्कार आगे क्या कह रहा है? निर्देशित दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आर माधवन को फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए मिला है। वही आर माधवन है जिन्होंने 3 इडियट में रोल निभाया है। एक तो आमिर खान थे, दूसरे जो राजू थे, और तीसरे का नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, वो थे, वही हैं। उन्होंने ही इसमें बढ़िया काम किया है, मुझे जो लगता है, आर माधवन। बाकी एक बार आप लोग पिक्चर उक्चर मूवी वूवी के बारे में ज़्यादा देखते हैं, आर माधवन वही हैं कि और हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। फिल्म विक्रम वेधा में भूमिका के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा गंगूबाई काठियावाड़ी में भूमिका के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी में रोल अदा करने वाली, मुख्य भूमिका निभाने वाली आलिया भट्ट। अगर निर्देशन की बात किया जाए तो आर माधवन को सबसे बढ़िया निर्देशक माना गया है। अगर मूवी की बात किया जाए तो दृश्यम 2। तो 4-5 चीज़ें हमने बताई, एक निर्देशक, एक मूवी, और तीसरा मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया अभिनेता और सबसे बढ़िया अभिनेत्री, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 27 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा, अभी हर जगह मुंबई में हो रहा था, सॉरी दिल्ली में हो रहा था। याद रखिएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई में किया गया, संजय लीला भंसाली द्वारा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निर्देशित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, निर्देशित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इन पुरस्कारों में दिया गया। प्रमुख पुरस्कारों की सूची देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, निर्देशक कौन थे? संजय लीला भंसाली, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिए यहाँ पे कौन है? राजकुमार राव, बधाई दो। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात यहाँ किया जाए तो संजय लीला भंसाली, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर, फिल्म जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीबा चड्ढा, बधाई 2 के लिए। आप शुरू के ये यहाँ तक आप याद रखिएगा, और ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दिए रहिएगा कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सीबा चड्ढा को। अगर आप इन दोनों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो इनको एकदम कंफर्म याद करके रखिए, यहां से क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। एक बार आप इसको छोड़ सकते हैं ये दोनों लाइन को, लेकिन यहां आपको क्लियर याद होना चाहिए। तो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन आएगा तब हम मारेंगे, एकदम रट जाओ। ये वाला भी, इसके पहले वाला जो हमने बताया, सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिएगा, प्रेम चोपड़ा को। अब आगे देखिए, आ गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। अब यहाँ देखिए, हमने डेट इसलिए मेंशन कर दिया, सब में मेंशन नहीं है, ये दिया कब गया है 27 मई 2023 को, लेकिन पुरस्कार कौन सा है 2022 का, याद रखिएगा। वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध कोंकणी लेखक, कौन से लेखक थे, कोंकणी लेखक हैं, दामोदर मौजो को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 27 मई 2023 को कहां पे, गोवा के राज्यपाल ने प्रदान किया। दामोदर गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मौजो को उनके उपन्यास कार्मेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार ब्रैकेट में कोंकणी से सम्मानित किया गया था। इनके अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इनकी सुनामी साइमन उपन्यास, कौन सा, सुनामी साइमन उपन्यास और टेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा शीर्षक से लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। मौजो ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं, कौन से, दूसरे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, दूसरे कोंकणी, दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इनसे पूर्व 2006 में रविंद्र केलकर को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। ये भी क्या थे, कोंकणी लेखक थे। पहले कौन थे कोंकणी लेखक, रविंद्र केलकर को, और दूसरे कौन हो गए, आप याद रखिएगा, मौजो। अब देखो, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका व स्वः लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को 24 अप्रैल 2023 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में प्रदान किया गया। पिछले वर्ष यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। जब ये पहला पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया था तो बहुत लोगों को ये इम्पॉर्टेंट है ऐसा लगा, और इम्पॉर्टेंट था भी ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली बार दिया गया था। पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, कोई भी पुरस्कार जब शुरुआत होती है, पहली बार जिसको दिया जाता है वो आपको याद करके रखना है, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन उसकी संभावना दोस्तों हमेशा बनी रहती है कि वो पुरस्कार जरूर पूछेगा। इसलिए अगर कोई भी पुरस्कार पहली बार किसी को मिल रहा है तो आप याद रखिए, तो उसको याद करना है। नया पुरस्कार आए, पहली बार किसे मिला वो आप याद रखिएगा, कभी नहीं, हमेशा के लिए, चाहे जहां आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया, अब देखते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCAA के संस्थापक और निर्देशक प्रोफेसर जयंत भी नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 12 मई 2023 को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। ऊपर भी वही लिखा है, जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आपसे डायरेक्टली दोस्तों पूछ सकता है कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर जयंत को दिया गया, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण पर अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। अब देखिए आ गया सरस्वती पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा, किस फाउंडेशन द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका, कौन सी लेखिका है? तमिल लेखिका है। नाम क्या है इनका? शिव शंकरी को 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा, क्या है ये? आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। आप लोगों ने सूर्यवंशम मूवी भी देखी होगी, वो ये नहीं है। सूर्यवंशम ये क्या है? उनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम। लेकिन सूर्यवंशम अगर आपने मूवी देखी होगी तो उस नाम से आप इसको ये रिलेट करके रखना कि सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे मिला है? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम के लिए। याद रखिएगा सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में रहते हैं। आगे देखिए, भारतीय साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल सरस्वती पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 15 लाख रुपए, पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन का यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृति को प्रदान किया जाता है। इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं शामिल है, इसलिए यहाँ 22 भाषाएं हैं। लेकिन साहित्य अकादमी जो पुरस्कार बाल पुरस्कार था और युवा पुरस्कार था, वहाँ पे 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी और अंग्रेजी को भी शामिल करते हुए 24 भाषाओं में दिया गया था। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, वो भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और संशोधन भी मैंने बताया था 21, 71, 92 भाषा से संबंधित। व्यास पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास पुरस्कार प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। किस खाने के लिए? पागल खाने के लिए दिया गया। पागल खाना, याद रखिएगा किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसके पहले किसे मिला था? शिव शंकरी को। किसके लिए मिला था? आप बताइए, मैंने आपको मूवी से रिलेट करके बताया था, तुरंत आपके दिमाग में जाएगा सूर्यवंशम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्यास पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भी विगत 10 वर्षों में, ऐसा क्यों लिखा यह पुरस्कार भी? इसके पहले हमने जो सरस्वती पुरस्कार पढ़ाया था उसमें भी 10 वर्ष का था। तो 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति को दिया जाता है, यह भी याद रखना है। वर्ष 2021 का हमने ये भी बता दिया। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। आपको पता है, आप नाम कैसे याद रख लोगे 2021 में किसे दिया गया? इसको आप अजगर से याद रख सकते हैं, अजगर वजाहत। तो अगर अजगर इसको याद करोगे तो आपको पता है अजगर बहुत बलशाली होता है, बड़े बड़े जानवर को वो जिंदा निगल जाता है। तो देखिए महाबली, अजगर महाबली, तो रिलेट करके कुछ ऐसी चीजें हैं, सब पे नहीं, लेकिन जहां आपको इजीली पढ़ते पढ़ते लग जाए, हाँ यहाँ बना के कर सकते हैं और लंबे टाइम तक वो याद रहेगा, एग्जाम में आएगा तो हम भूलेंगे नहीं, तो आप ऐसे बना लिया करिए। ठीक, जैसे इसको डॉक्टर असगर वजाहत है, अजगर वजाहत महाबली, तो याद हो जाएगा आपको। अब देखिए बिहारी सम्मान 2022 राजस्थानी और हिंदी भाषा की, याद रखिएगा, राजस्थानी और हिंदी भाषा की किसी कृति के लिए प्रदत्त 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहन सखीरे, क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया। किसे दिया गया? माधव हाड़ा को दिया गया। किसके लिए दिया गया? पचरंग चोला पहन सखीरी, इसके लिए दिया गया। कौन सा पुरस्कार था? 32वां पुरस्कार था। किस साहित्य के लिए दिया जाता है? तो राजस्थानी और हिंदी। बिहारी यहां लिखा है बिहारी सम्मान, लेकिन बिहारी भाषा या भोजपुरी के लिए नहीं दिया जाता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी पूरा हुआ था कि नहीं? ठीक है। बिहारी पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। द न्यूज मिनट की, किसकी? द न्यूज मिनट की सह संस्थापक धन्या राजेंद्रन को वर्ष 2022 के
चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? धन्या राजेंद्रन को। किसे? धन्या राजेंद्रन को दिया गया है 2022 का पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो यह सम्मान वर्ष 2022 में मीडिया जगत में उनके, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा मीडिया जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इसका मतलब मीडिया से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार इन्हें 21 मार्च 2023 को प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर यह पुरस्कार 1982 में द मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आ जाइए अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। थोड़ा यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2022 है, इसी ने ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी स्टार्ट किया है और इसी ने साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भी स्टार्ट किया है, जो मैंने शुरू में पढ़ाया। तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई। इस वर्ष हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि, किसके लिए? हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को, यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ये हैं, को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तीनों नाम याद रखना चाहिए, बद्री नारायण, अनुराधा रॉय और अनीस अशफाक। ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, जिससे एग्जाम में आए तो गलती ना हो। और आपसे युवा साहित्य वाला पूछे तब अलग हो जाएगा, अगर आपसे बाल साहित्य वाला पूछे अलग हो जाएगा, यहाँ आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, बद्री नारायण को हिंदी में उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द किसके लिए दिया गया है? याद रखिएगा, तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी, देखिए फिर आ गया, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा साहित्य, कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया गया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिया गया था। ये याद रखना है, पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था, आप याद रखिएगा। और हिंदी के लिए क्या गया था? हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द, अरुंधति राय को याद रखना, और आप अनीस अशफाक को याद रखना, बद्री नारायण, 3 शब्द आप याद रखना, और चौथा आपको 1955 याद रखना है और तुमड़ी के शब्द याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद राशि और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। अब देखिए, हमारा जितना राष्ट्रीय पुरस्कार था फ्रेंड्स, हमने खत्म कर लिया। और अभी तक की क्लास कितनी हमारी हुई है फ्रेंड्स? 42 मिनट में हमने सभी राष्ट्रीय पुरस्कार जो इंपॉर्टेंट थे अगस्त तक, पिछले 6 महीने के, वो सब हमने कर लिया और अच्छे तरीके से मेन पॉइंट किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करने चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार हैं वो भी हम 30 से 35 मिनट की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। भारतीय मूल की मोक्ष राय को पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप याद रखिएगा, मोक्ष राय। आप वो वाला मोक्ष मत सोचिएगा जो आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है, या ब्राह्मण धर्म में कहते हैं कि अगर ऐसे मरोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति, बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि कैवल्य, जैन धर्म में कैवल्य होता है और बौद्ध धर्म में निर्वाण होता है। इन तीनों से रिलेटेड यहाँ मोक्ष किसी लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, यहाँ पे वो वाला मोक्ष नहीं है। ठीक है, देखिए, भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा यानी मोक्ष राय एक छात्रा है। मोक्ष राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री मत मार दीजिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से 19 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले पे हम इसको क्यों लेके आए, इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे, अभी तक ये पुरस्कार पाने वाली सबसे छोटी लड़की हैं, सबसे छोटी महिला हैं। याद रखिएगा, कितने वर्ष की हैं? 7 वर्षीय। आप देखे होंगे गांव का बच्चा जो है 7 वर्ष में खेलता रहता है, ऐसे उसको कुछ नहीं पता रहता, लेकिन यहाँ पे पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? पढ़ते हैं अभी।
छात्रा ने मात्र 3 साल की उम्र में, देखिए कहाँ 7 साल में पुरस्कार मिला, काम करना कहाँ शुरू कर दिया, केवल 3 साल की उम्र में। सोचिए आप, 3 साल की उम्र में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया। स्वेच्छा से काम करने का मतलब किसी ने इन्हें कहा नहीं, इन्होंने खुद के आधार पर खुद इन्होंने इस बात को समझा और उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडेन से पुरस्कार प्राप्त करने वाली मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र, अभी मैंने आपको बताया था सबसे कम उम्र की हैं, दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त किया। मोक्ष को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए धन एकत्र करना भी शामिल है। तो मोक्ष राय के बारे में आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, हम इस पे ट्रिपल स्टार लगा देते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, पीसीएस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछ लेगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको सोचना नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि क्षेत्रों में 4 क्षेत्र बता दिया। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि क्षेत्रों में 2023 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, किस विश्वविद्यालय द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 8 मई 2023 को की गई। पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का सबसे, मतलब ये जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, इसमें सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है वो जन सेवा का पुरस्कार होता है। मतलब लोगों की जो सेवा करता है उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे प्रतिष्ठित होता है। जैसे नोबेल पुरस्कार में कहा जाए तो साहित्य का पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित होता है। और अगर आपसे पूछा जाए इसी प्रकार से, जैसे नोबेल में 6 पुरस्कार या 5, इसमें जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें देखिए अर्थशास्त्र का पुरस्कार, चिकित्सा का पुरस्कार, आपसे इसका साहित्य का पुरस्कार, तो इन सब का जो पुरस्कार दिया जाता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, तो आप याद करके, अगर आपसे कहा जाए 2 पुरस्कार आप याद कर लो जो गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पुरस्कार आप याद करते हो साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे दिया गया, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है यही। अगर अर्थशास्त्र का पुरस्कार कहा जाए जैसे किसी भारतीय को मिल गया तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन हमें याद सब करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जन सेवा का सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है पुलित्जर वाला। तो याद रखिएगा, सबसे प्रतिष्ठित जन सेवा का पुलित्जर एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया। किसे? पुलित्जर एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया। कौन सा? जन सेवा का। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए एक साथ कितने पुरस्कार मोदी जी को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। तो आइए एक एक पुरस्कार की हम बात करते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये कहाँ का है? फ्रांस का। बस नाम याद रखिए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बस आपको याद रखना है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है जो अभी हाल ही में पीएम मोदी को मिला, तो याद रखिएगा फ्रांस का। ठीक है, सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। कौन पहले भारतीय हैं? पीएम मोदी, याद रखिएगा। आगे, ऑर्डर ऑफ द नाइल, जून 2023 में मिस्र की सरकारी यात्रा के दौरान, इसका मतलब मिस्र का है ये, मिस्र की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति, याद रखिएगा इनका नाम, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। यहाँ के जो
राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, याद रखिएगा, सीसी से, बोतल से याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी। और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी की उनकी यात्रा के समय 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के, देखिए दोनों का, पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। तो आप याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार का नाम है, ये जो सम्मान का नाम है, किसका है? पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, अब आगे, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। इसी अवसर पर फिजी के प्रधानमंत्री, फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? स्वितिनी राबुका ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का इबालक अवार्ड, क्या है? रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का इबाल्क अवार्ड। नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा। इबाल्क, प्रधानमंत्री मोदी को मई 2023 की पापुआ न्यू गिनी के यात्रा के दौरान ही पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान इबाल्क ऑर्डर से सम्मानित किया। किसे? प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, किसको? द्रौपदी मुर्मू को किसके द्वारा? सूरीनाम के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। 5 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, क्या नाम है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, अगर पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है तो वो भारतीय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली भारतीय बनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पुरस्कार को, इन्होंने और अच्छा काम कर दिया, मुर्मू जी ने क्या कर दिया गया, जो पुरस्कार इनको मिला वो भारतीय सूरीनाम समुदाय की भावी पीढ़ियों को समर्पित कर दिया। ठीक है, भारतीय निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड, किसको? भारतीय निर्देशक हैं कौन? शेखर कपूर को क्या मिला है? ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को What does love got to do with it? नाम याद रखिएगा, मैं एक एक लाइन बोल रहा हूं। What does love got to do with it? फिल्म के लिए 5 जुलाई 2023 को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। किसे मिला? शक्तिकांत दास को मिला। शक्तिदास हैं कौन? तो ये याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर हैं। कौन सा पुरस्कार मिला? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। लंदन की, कहाँ की? लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के वर्ष 2023 के 10वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का वितरण लंदन में 13 जून 2023 को किया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। आप याद रखिएगा, वितरण कब हो रहा है? जून 2023 में। जरूरत नहीं है इसकी घोषणा और ना इसके देने की, बस ये याद रखिएगा कि कहाँ इसका वितरण किया गया, लंदन में किया गया। किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार। इन पुरस्कारों के तहत 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। वही लाइन यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। डॉक्टर शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर हैं? 25वें गवर्नर हैं, तथा वह 22 दिसंबर 2018 से इस पद पर कार्यरत हैं। आगे देखिए, अरुंधति राय को 45वां
यूरोपीय निबंध पुरस्कार। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी मैंने किसी पुरस्कार में अरुंधति राय का नाम अरुंधति रॉय का नाम लिया है कि नहीं लिया है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन से पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं अरुंधति रॉय। ठीक है। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय को चार्ल्स वेइलन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉय को उनके नवीनतम निबंध आजादी के फ्रेंच अनुवाद लिबर्टे फासिज्म फिक्शन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये लाइन आपको याद रखनी है। कौन कौन सा? फासिज्म फिक्शन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां भी लिख देता हूं लिबर्टे फासिज्म फिक्शन। आगे, किरण नडार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। किरण नडार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान अभी मोदी जी को भी सम्मान मिला था, पीछे देखे थे। कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा भारत फ्रांस कैसा संबंध? सांस्कृतिक संबंध। भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए शिव नडार फाउंडेशन की, याद रखिएगा, शिव नडार फाउंडेशन की एक ट्रस्टी किरण नडार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। ये HCL के संस्थापक शिव नडार की पत्नी है। कौन है? HCL के संस्थापक शिव नडार की पत्नी है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आपको अवार्ड दिए गए हैं, जो भी अवार्ड यहाँ पे आए या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर पर्यावरण से रिलेटेड वो अवार्ड है तो आपको याद रखना है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया है। कहाँ के? तेलंगाना के 5 इमारतों को। 16 जून 2023 को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुरस्कार लंदन में एक समारोह में दिए गए। यह पुरस्कार 1994 में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो आप याद रखिएगा, 1994 में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, किसके द्वारा? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया। ग्रीन एप्पल पुरस्कार पहली बार भारत के किसी भवन या संरचना को मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहली बार भारत के किसी भवन या संरचना को दिया गया है। वो भवन या संरचना किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा, तेलंगाना। वही तेलंगाना जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 अमेरिका श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का। देखिए, ये सुना सुना सा नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है ये कौन सा पुरस्कार है, हमने पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ ऐसे पुरस्कार दे दिए जाते हैं जो सुने हुए ही नहीं रहते। आपको लगता है कि यार ये पुरस्कार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, हमने कहीं पढ़ा, वो मिला ही नहीं। इसलिए थोड़े से टॉपिक में हमने इसको भी ले लिया और इम्पॉर्टेंट भी है। अमेरिका श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार चेन्नई के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। आप सोचिए, कैलाश सत्यार्थी भी थे जो बाल श्रम को खत्म करने की बात करते हैं। बाल श्रम को पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में बाल श्रम के उन्मूलन की बात करते थे। उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। हमें उस टाइम नहीं याद आ रहा था दो कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, अब याद आ गया। शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ कौन काम कर रहे हैं? चेन्नई के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को दिया गया। किस लिए दिया गया? ये भी पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नटराजन तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान करती हैं। सोचिए कितना अच्छा काम कर रही हैं। जिनकी तस्करी हो चुकी है, जो तस्करी से शिकार हैं, तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान करती हैं। विशेष रूप से
बंधुआ मजदूरी और समाज में उनके पुनर्निवेश में सहायता करती हैं। ये कितना अच्छा काम कर रही हैं। कौन? ललिता नटराजन। कहाँ? दक्षिण भारत में। पुरस्कार कौन सा मिला? इकबाल मसीह पुरस्कार। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो काम किया है, जिसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेन्नई, तमिलनाडु की रहने वाली हैं ललिता नटराजन। इनकी बाल कल्याण समिति, एक समिति भी इनकी है, समाज रक्षा विभाग को बाल श्रम अधिनियम और पॉस्को अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने में सहयोग प्रदान करती हैं। वर्ष 2008 में स्थापित, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी। इकबाल मसीह पुरस्कार एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसीह के नाम पर है, जिसे 4 साल की उम्र में बेच दिया गया था और 1995 में 12 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई थी। सोचिए कि 4 साल में उनको बेचा गया और 1995 में जब ये 12 साल के हुए तो इनकी हत्या भी कर दी गई। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद, कहाँ के? भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी सांख्यिकीविद एवं गणितज्ञ प्रोफेसर CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला, याद रखिएगा, ये प्रति वर्ष नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला $80,000 का यह पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब इस स्लाइड में जितनी लाइन है सभी इंपॉर्टेंट है। आगे, डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 की गोलीबारी की घटना के दौरान देश के नेतृत्व और सेवा के लिए न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। किसे? जैसिंडा अर्डन को। कहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हैं? न्यूजीलैंड की। यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी जगदीश बाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीत लिया। कौन जीता? तो आप याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए कितना जीता है? 12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटिस पुरस्कार जीता है। कौन जीता है? जगदीश बाकन ने। ठीक है फ्रेंड्स। बाकन ने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में, कहाँ? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में सेविले रणनीति की सिफारिशों के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार जीता है। आप याद रखिएगा, यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। यह पुरस्कार 12 जून से 15 जून 2023 तक पेरिस में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 35वें सत्र में दिया गया। इसके अलावा इनकी प्लास्टिक चेकपोस्ट पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वर्ष 2017 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी जगदीश वर्तमान में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के निदेशक हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रस्ट का शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? जर्मन बुक ट्रस्ट का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। मिडनाइट्स और द सैटेनिक मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस के प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रस्ट के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा।
आगे वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 क्या है? वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 20 जून 2023 को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023 के अनुसार सिंगापुर एयरलाइंस, कौन सी एयरलाइंस? सिंगापुर एयरलाइंस फ्रेंड, विश्व की शीर्ष 10 सबसे अच्छी विमानन कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रही। कौन? सिंगापुर एयरलाइंस। इसने पेरिस में एयरलाइन की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे विमानन उद्योग का ऑस्कर कहा जाता है। याद रखिएगा, विमानन उद्योग का ऑस्कर किसे कहा जाता है? वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, तो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर, कौन है? बुल्गारियाई लेखक हैं, नाम क्या है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है। कहाँ का? बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बुल्गारिया देश का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। आगे, वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को 2022 में किसे मिला था? गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने किया था। आगे देखिए, स्पिनोजा पुरस्कार, एक लाइन ही देखना है यहाँ पे। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे भी पुरस्कार दोस्तों कई बार पूछ लेता है, इसलिए जो छोटे पुरस्कार हैं उनको मैंने केवल एक लाइन में शामिल किया है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि डच नोबल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है या स्पिनोजा पुरस्कार किस देश से संबंधित है, तो आप दोनों मार लोगे। ठीक है, किसे मिला है ये भी करवा दिया एक ही लाइन में। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 6 जून 2023 को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। कौन सा? जिनेवा में किया। किसने किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया। कौन सा था ये? चौथा था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑडियो विजुअल भाषा को संगठन के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए 2019 में HAFF की शुरुआत की थी। HAFF का मतलब यही हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत थी। राजस्थान की, कहाँ की? राजस्थान की वंदिता सहारिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, क्या नाम है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। विजेताओं में क्या है? एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, याद रखिएगा 20 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। IOC ने WHO को एक संगठन के रूप में 2021 के लिए ओलंपिक कप से सम्मानित किया। यह सम्मान किससे सम्मानित किया? ओलंपिक कप से सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके योगदान के लिए दिया है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ओलंपिक ऑर्डर्ड अवार्ड। डॉक्टर टेड्रोस को 2024 ओलंपिक पेरिस में सम्मानित अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। किसे आमंत्रित किया गया है? WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को दिया गया है, सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। कब? 2024 में। IOC और WHO का नवीनतम सहयोग इस वर्ष ओलंपिक दिवस के लिए लेट्स मूव अभियान है।
याद रखिएगा, लेट्स मूव अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित और नियमित व्यायाम के लाभों पर प्रकाश डालता है। आगे, हाथी फैमिली पुरस्कार जून 2023 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जून 2023 में ब्रिटेन के महाराजा, कहाँ के महाराजा? ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और महारानी, कौन? चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला द्वारा, कैमिल मीन्स ऊंट होता है, तो इनको ऐसे याद रखिएगा, कैमिला, महारानी कैमिला द्वारा वन्य जीव संरक्षण में योगदान के लिए भारतीय संरक्षणवादियों को हाथी फैमिली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? वन्य जीव संरक्षण में योगदान के लिए भारतीय संरक्षणवादियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत तारा पुरस्कार से ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को सम्मानित किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता इस बार कौन बनी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स थी, और नाटू नाटू जो ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में उसको ऑस्कर मिला है, ये भी ध्यान रखना। इस बार भारत में 2 ऑस्कर आए हैं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के लिए और ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नाटू नाटू के लिए, जो RRR मूवी थी, RR, जिसमें रामचरण और NTR 2 हीरो थे, उन्होंने काम किया है। आलिया भट्ट भी थी उसमें, याद रखिएगा। इन सबको याद नहीं रखना, लेकिन ये याद रखना है, नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर मिला है। वहीं मार्क सैंड पुरस्कार 70 आदिवासी कलाकारों के रिपल एलिफेंट कलेक्टिव को प्रदान किया गया, जो नीलगिरी पर्वत के आदिवासी जनजाति समुदाय से हैं। तो ये सारी चीजें आप 2 से 3 बार पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब याद करना है। द एलिफेंट विस्पर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटू नाटू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हाथी फैमिली पुरस्कार है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्क सैंड पुरस्कार 70 आदिवासी कलाकारों के रिपल एलिफेंट कलेक्टिव को प्रदान किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य हाथियों और एशियाई वन्य जीवों का संरक्षण है। इसको स्थापित कब किया गया था? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों और एशियाई वन्य जीव के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। टेम्पल्टन पुरस्कार देखिए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप बताइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं और वो देश कौन कौन से हैं? हम आपको, जैसे जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथोपिया हो गया, ऐसे कौन कौन से देश हैं? इथोपिया शामिल है कि नहीं, ये बताइए। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन से नहीं हैं, ये आप बताइए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी में आपसे पूछ ले कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक देश शामिल नहीं है, आप बताइए, कमेंट करिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रही डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को टेम्पल्टन फाउंडेशन का इस वर्ष का टेम्पल्टन पुरस्कार मई 2023 में प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में, कब? 1973 में शुरू किया गया यह पुरस्कार विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत देय राशि जो है $1.5 मिलियन से भी अधिक है। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। आपको हो सकता है ये नाम सुना हुआ ना मिले, आप सोच रहे होंगे ये सब पुरस्कार तो हमने सुना है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, बिहारी सरस्वती सम्मान हो गया, ये सब सुना है, लेकिन ये वाला हमने नहीं सुना कि गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। तो देखिए, पढ़ के बताता हूँ, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये एग्जाम में आ सकता है कि नहीं। ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों के नाम क्या है? नाम याद रखना है, ये सिर्फ नहीं याद रखना है कि 3 महिलाएं हैं ईरान की जेल में बंद है, नहीं, आपको नाम के इनका याद रखना है। नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगेस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2023 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 का यह पुरस्कार
प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको दोस्तों यहाँ लिखा नहीं गया है, बता देता हूँ। ये जो कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कानो की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। इनको पत्रकारिता के दौरान ही गुइलेर्मो को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इन्हीं की याद में या इन्हीं के संदर्भ में यह पुरस्कार वितरित किया जाने लगा, याद रखिएगा। इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप, भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सियाल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया। किसे दिया गया? लेखिका मीरा सियाल को। महोत्सव में भारत 4 फिल्मों को विभिन्न खंडों में प्रदर्शित किया गया था। कितनी फिल्म को प्रदर्शित किया गया था? 4 फिल्म को। आपको नाम नहीं याद रखना है, अगर पूछेगा यहाँ से तो आपको पहली लाइन से ही पूछ लेगा कि मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला है, तो आप याद रखिएगा मीरा सियाल को। समारोह में दिए गए प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से थे? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? पाम डियोर, एनाटॉमी ऑफ द फॉल। आगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ट्रॉन आन हुंग, वियतनाम के हैं, फिल्म द पॉट औ फ्यूल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टर्किश अभिनेत्री मरवे डिजदार, फिल्म क्या है? अबाउट ट्राई ग्लासेज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गया है यहाँ या गलती से छप गया होगा, ये चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, क्योंकि ऐसे जो पुरस्कार रहते हैं इसमें जो चीज़ें दी गई हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मत याद रखिए। मैं आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं देना चाहता इन सब चीज़ों को, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक वर्ष 2000 सॉरी खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक वर्ष 2023 के लॉरियस पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की गई? पेरिस में की गई, याद रखिएगा। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनस मेसी को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका की एथलीट सैली एन फ्रेसर को दिया गया। दोनों का नाम याद रखिएगा, किस देश की हैं ये भी याद रखिएगा। लियोनस मेसी सबको पता है, ये अर्जेंटीना से खेलते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में नहीं पता होगा। सैली एन फ्रेसर, इनको भी आप याद रखिएगा। सैली एन फ्रेसर कहाँ की? जमैका की हैं, भूलिएगा नहीं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक अवार्ड 2023 श्रीलंकाई मूल की, याद रखिएगा किस मूल की हैं? श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन को उनके उपन्यास चाय टाइम पर सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 के प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार उच्चतम साहित्यिक योग्यता वाले उपन्यास को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023। ऑस्कर आ गया, मैंने आपको, आप कमेंट करके बताइए कि भारत ने इस बार 2 ऑस्कर लाया, किस क्षेत्र में लाया, क्या क्या वो चीज़ें हैं आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह सम्मान अमेरिका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 13 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स में 95वें ऑस्कर 2023 की घोषणा की गई, जिसके महत्वपूर्ण विजेता इस प्रकार हैं। रूथ ई कार्टर ने दूसरी बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता, इंपॉर्टेंट है। मिशेल यो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीतने वाली दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बनी। दीपिका पादुकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस लाइन को। दीपिका पादुकोण बनी ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला। तो पहली कौन थी, दूसरी कौन थी? पहली थी भैया परसिस खबंडा और दूसरी प्रियंका चोपड़ा, याद रखिएगा, परसिस खंबाटा और प्रियंका चोपड़ा। तीसरी कौन बनी है? दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा। आगे RR
पिछले 2 दशकों में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म तो भी नामांकित हुई थी लेकिन जीत नहीं पाई थी, जबकि नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत था और इसे ऑस्कर भी मिला। याद रखिएगा, नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में एक और भारतीय प्रविष्टि द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु श्रेणी में ऑस्कर जीता है। आपको याद रखना है दोनों। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण 10 जनवरी 2023 को बेवर्ली हिल्स के कैलिफोर्निया में किया गया। इन पुरस्कारों में भारत के एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ग्लोब दिया गया है। याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब दिया गया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय फिल्म के किसी गीत के लिए हॉलीवुड का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। चंद्र बोस द्वारा रचित इस गीत को M कीरावानी ने संगीतबद्ध किया। गाने की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है तथा फिल्म में इसे आवाज काल भैरव व राहुल सिंपली गुंज ने भी दिया है। याद रखिएगा, नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड क्या है? नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की दुर्लभ फोटो 5000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता। कोविड के दौरान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अपने घर में रहते हुए इन्होंने 2020 में अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया था। सोचिए कि 2020 में इसने शुरुआत की और 2023 में इन्होंने अवार्ड भी जीत लिया। वो भी कौन सा अवार्ड? नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। कार्तिक की पुरस्कृत तस्वीर डांस ऑफ द ईगल अलास्का में चिलकट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींची गई थी। ग्रैमी पुरस्कार पढ़ लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2023 संगीत के क्षेत्र के 65वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजल्स, अभी पिछला वाला भी लॉस एंजल्स में हुआ था, लॉस एंजल्स में 5 फरवरी 2023 को किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के निष्पादनों एवं प्रदर्शनों पर ही इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए विचार किया गया। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के इन वार्षिक पुरस्कारों में इस वर्ष श्रेणियों में कुछ परिवर्तन भी किए गए। भारत के, याद रखिएगा, भारत के रिकी केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग ऑडियो एल्बम का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस, कौन? ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्स कोपलैंड के साथ अपना यह पुरस्कार उन्होंने साझा किया। आगे रिकी केज का, याद रखिएगा, रिकी केज का यह तीसरा ग्रैमी पुरस्कार था। इससे पूर्व 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए तथा पिछले वर्ष 2022 में डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम का पुरस्कार उन्होंने जीता था। न्यू एज एल्बम का पुरस्कार दोस्तों उन्होंने जीता था। किसने? रिकी केज ने। बेंगलुरु के 41 वर्षीय रिकी केज 3 ग्रैमी, ग्रेसी नहीं दोस्तों, ग्रैमी, यहाँ बना देते हैं क्योंकि PDF आपके पास जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इस वजह से हम इसको बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अमेरिकी गायिका बेयोंस को सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस वर्ष के पुरस्कारों के तहत प्राप्त हुए। इस वर्ष उनका नामांकन 9 श्रेणियों में था। इससे सर्वाधिक ब्रैकेट में 32 ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आज की क्लास हमारी
पुरस्कार, चाहे वो भारतीय पुरस्कार हो यानी राष्ट्रीय पुरस्कार हो या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, सभी पुरस्कारों को हमने डिटेल से देखा और उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद करनी है उसको भी हमने बड़े अच्छे से और याद करते हुए पढ़ा। तो दोस्तों, आपको ये पीडीएफ किडोज द लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। किडोज द लर्निंग ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जब उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल कर आएगा। यहाँ देखिए करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल कर आएगा। यहाँ देखिए साइड में बना होगा पीडीएफ, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी क्लास की पीडीएफ यहाँ मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप 2 कॉपी में निकलवा सकते हैं और बार बार रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो अब हमारी दोस्तों जो करंट अफेयर की अर्धवार्षिकी हम पढ़ा रहे थे उसमें केवल और केवल एक क्लास बची हुई है, वो भी खेल से संबंधित। अब हम खेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने कितनी देर क्लास ले ली फ्रेंड्स? लगभग 1.5 घंटे की क्लास हमारी होने वाली है। 1.5 घंटे में हमने पूरे जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार थे और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर लिया है। अब आपको देखना है कि कितनी चीज़ें हमें याद करनी है और किस तरीके से याद करनी है कि जिससे एग्ज़ाम में आए तो गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए, आप तक जो पहुंचा रहे हैं वो आपको अच्छा लगता है, लगेगा, अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं। यदि ऐसे ही ये वीडियो चलती रही तो आप लोगों को निश्चित ही फ़ायदा होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी ही।